So, hello students, good morning, good afternoon, good evening once again. तो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं और मोल कॉन्सेप्ट में हम काफ़ी एडवांस कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट अब हम नियर टू कंप्लीशन है। लेकिन याद रखना, अपनी पूरी एनर्जी लगा देना इस मोल कॉन्सेप्ट को समझने में। इसका डिविडेंड आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेगा और हर कंपटीशन में मिलेगा, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अक्रॉस द कंट्री जहां भी मैंने पढ़ाया है, अगर 11th क्लास के बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया, सीधा 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाया, तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेज पे फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे स्ट्रगल करते दिखते हैं और उसका मेन रीजन होता है मोल कॉन्सेप्ट। उनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिखा देते हैं, लेकिन वो कंसंट्रेशन, मोलरिटी वगैरह मैनिपुलेट ही नहीं कर पाते। उनको आयनिक इक्विलिब्रियम सिखा देते हैं, पीएच का कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन की वर्किंग में वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री विच इज 50% ऑफ योर सिलेबस इन बोथ नीट एंड आईआईटी को कमांड करता है। इसलिए यू गिव एवरीथिंग विच यू हैव टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। वंस you are confident in this chapter, no one can beat you in chemistry. तो आगे बढ़ते हैं। अब तक 12 लेक्चर हो चुका है और ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट का 13th लेक्चर है, 13वां लेक्चर है, जिसमें हम इक्विवेलेंट वेट को बाइंड अप करेंगे, इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स, सिंपल कंपाउंड्स, उनका मोलर मास से रिलेशनशिप, ये सब हमने सीखा और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स एंड बेस देखने जा रहे हैं। एसिड बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे डिफाइन होता है, फिर उसके बाद हम नॉर्मलिटी पढ़ेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मलिटी एंड ऑल इन न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन करेंगे। लेकिन इक्विवेलेंट वेट सबसे ज्यादा और सबसे बेटर फॉर्म में अप्लाई होता है रेडॉक्स रिएक्शन में। रेडॉक्स रिएक्शन में तो ये समझ लो कि इक्विवेलेंट वेट नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो उसका क्वेश्चन होगा ही नहीं एग्जाम टाइम में, उतने कम टाइम में, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट से करना उनको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ही लेंदी हो जाता है। सो आगे बढ़ते हैं। ये आज हमारा 13th लेक्चर है, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले एसिड्स एंड बेस का इक्विवेलेंट वेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जाके डिफाइन होता है, और अगर रिएक्शन नहीं दिया है तो हम ये मान लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, पूरा पूरा एसिड या बेस न्यूट्रलाइज हो रहा है। अगर कुछ एसिड मैं यहां पे लिखूं, से HCl, तो आपको पता है कि ये आयोनाइज करेगा तो 1H प्लस 1Cl माइनस देगा। नाइट्रिक एसिड अगर ले लें, नाइट्रिक एसिड अगर ले लें, अगर इसको हम आयोनाइज करें तो ये 1H प्लस और एक नाइट्रेट आयन देगा। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो आप सबको मालूम है ये 2H प्लस देगा
सल्फेट आयन देगा। और अगर फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल अगर आयोनाइज करता है तो ये 3H प्लस एंड एक फॉस्फेट आयन देगा। यहां पे जाके हम डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स एंड एसिड्स फर्स्ट। ठीक है, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अब कैसे डिफाइन होगा जरा देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज दैट पार्ट बाय वेट which gives 1 hydrogen ion, 1 हाइड्रोजन आयन, यानी कि 1 हाइड्रोजन आयन कितने ग्राम एसिड से मिल रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अगर हम देखें यहां पे तो इसके 1 मोल विच इज 36.5 ग्राम गिविंग 1 हाइड्रोजन आयन। इसका अगर हम देखें तो 63 इसका मोलर मास होता है, यानी कि 1 मोल और 63 ग्राम ऑफ दिस विल गिव 1 हाइड्रोजन आयन। लेकिन इसका 1 मोल जो कि 98 ग्राम है ये 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है। इसका मतलब इसका 49 ग्राम, इसका 49 ग्राम 1 हाइड्रोजन आयन देगा। इसका भी मोलर मास 98 होता है, तो इसका 1 मोल जो कि 98 ग्राम है ये 3 हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो 98/3 कितना हो जाएगा, 32.67 ग्राम 1 हाइड्रोजन आयन देगा। और 1 हाइड्रोजन आयन जितने ग्राम से मिलता है, 1 हाइड्रोजन आयन जितने ग्राम से मिलता है वही इक्विवेलेंट वेट है एसिड का। So equivalent weight of acid is that part by weight which gives 1 हाइड्रोजन आयन और 1 ग्राम हाइड्रोजन आयन, दोनों कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। 1 हाइड्रोजन आयन in solution for the neutralization reaction. So equivalent weight, एक बार डेफिनेशन बनता है, equivalent weight of acid is that part by weight which furnishes 1 gram hydrogen ion in solution for the न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर हम HCl की बात करें तो HCl का इक्विवेलेंट वेट 36.5 ग्राम होगा क्योंकि इसके इतने ग्राम से 1 ग्राम हाइड्रोजन है। नाइट्रिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट 63 ग्राम हो जाएगा, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट 49 ग्राम हो जाएगा और फॉस्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट 32.66 ग्राम हो जाएगा। इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करते हैं। अब अगर हम बेस की बात करें
कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कैसे डिफाइन होगा, तो जरा सा देखते हैं। हाउ डू वी डिफाइन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस? हम सबको मालूम है कि बेस रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर कोई एक बेस लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका न्यूट्रलाइजेशन HCl से करते हैं टू गिव NaCl प्लस H2O। एक दूसरा बेस लिखते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये 2HCl के साथ न्यूट्रलाइज होके बेरियम क्लोराइड प्लस 2H2O देगा, सॉरी बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस 2H2O देगा। एक और बेस लिखते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये 3HCl के साथ रिएक्ट करके AlCl3 प्लस 3H2O देगा। ये हो गया कुछ बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Equivalent weight of base is that part by weight which combines with 1 gram of hydrogen ion. 1 gram of hydrogen ion. अब अगर देखें तो यहां पे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन है, लेकिन इसके 2 मोल में 2 ग्राम हाइड्रोजन आयन है और इसके 3 मोल में 3 ग्राम हाइड्रोजन आयन है। इसका 1 मोल के साथ कंबाइन कर रहा है, तो 1 मोल का मास इसका हो जाएगा 40 ग्राम। इसके 1 मोल का मास हो जाएगा, बेरियम होता है 137, बेरियम होता है 137 और हाइड्रोक्साइड 16 प्लस 1 17 इंटू 2 34 4 7 11 1 3 4 3 7 1, इसका 171 ग्राम 1 मोल का मास हो जाएगा और इसका एल्युमिनियम होता है 27 और ये 17 इंटू 3 51, सो 718 527 78 ग्राम। अब जरा देखते हैं 40 gram sodium hydroxide combines with 1 gram of hydrogen ion, and weight of base which combines with 1 gram of hydrogen ion is equivalent weight of base. So equivalent weight of sodium hydroxide will be 40. लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड के 171 ग्राम 2 हाइड्रोजन आयन के साथ, सो 1 ग्राम हाइड्रोजन आयन के साथ 171/2, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 85.5 और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। 171 ग्राम 2 ग्राम के साथ, इसका हाफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयन के साथ। उसी तरह से 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयन 78 के साथ, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयन 78/3, 78/3 कितना हो जाएगा? 26. So 26 gram is the equivalent weight of एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि आपको बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखना है और देखना है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन आयन कितने ग्राम बेस के साथ न्यूट्रलाइज होता है, दैट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। सो इक्विवेलेंट वेट of base is that part
by weight which combines with 1 gram हाइड्रोजन आयन। ये तो हो गया सिंपल फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स एंड बेस। नाउ लेट अस मेक इट अ बिट सिंपल। इसको थोड़ा आसान बनाते हैं केमिकल कैलकुलेशन के एंगल से। अब एक टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं एसिड और बेस के लिए, बेसिसिटी एंड एसिडिटी। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, किसी एसिड के लिए एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम कहते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन बाय कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एसिड के एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट आयनाइजेशन से कितने हाइड्रोजन आयन मिले, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। जैसे अगर हम HCl लेते हैं तो ये 1H आयन देगा और इसलिए इसकी बेसिसिटी होगी 1। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन आयन देगा एक मॉलिक्यूल और इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी हो जाएगी 2। अगर हम कार्बोनिक एसिड लेते हैं तो इसके एक मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन आयन और एक कार्बोनेट आयन मिलेगा। कार्बोनिक एसिड की भी एसिडिटी हो जाएगी 2। अगर हम फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं तो इसके एक मॉलिक्यूल से 3 हाइड्रोजन आयन मिलता है और इसलिए इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। यानी कि बेसिसिटी of acid is number of hydrogen ion furnished by 1 molecule of acid। और यहां पे बेसिसिटी HCl का 1, सल्फ्यूरिक एसिड का 2, कार्बोनिक एसिड का 2 और फॉस्फोरिक एसिड का 3 होगा। और इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, जिसकी बेसिसिटी 1 उसे हम पढ़ते हैं मोनोबेसिक एसिड, जिसकी बेसिसिटी 2 उसको हम पढ़ते हैं डाई बेसिक एसिड, जिसकी 3 उसको हम पढ़ते हैं ट्राई बेसिक एसिड। यानी कि ये है मोनोबेसिक एसिड और ये दोनों है डाई बेसिक एसिड और ये है ट्राई बेसिक एसिड। तो बेसिसिटी क्या हुआ? बेसिसिटी इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन बाय complete ionization of 1 molecule of acid, that is called basicity। तो अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड हम इन बेसिसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। Therefore, equivalent weight of acid will also be molar mass divided by basicity। मोलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड कर दो तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl का इक्विवेलेंट मास इसका मोलर मास ही रह जाएगा, जो कि 36.5 है।
जबकि सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास H2SO4 का इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाय 2 हो जाएगा डाइबेसिक एसिड, और ये 49 हो जाएगा, अभी अभी हमने देखा था। कार्बोनिक एसिड H2CO3 डाइबेसिक एसिड M/2 और इसका मोलर मास 62, तो 31 हो जाएगा। और अगर हम फॉस्फोरिक एसिड लें, अभी देखा भी था, तो इसका इक्विवेलेंट वेट M/3 हो जाएगा और इसका मोलर मास 98/3, ये 32.67, और ये सब इक्विवेलेंट वेट हैं करस्पॉन्डिंग एसिड का। यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अब हम आसानी से सिंपल मोलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड करके मालूम कर सकते हैं। क्लियर है? किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ द एसिड। मोनोबेसिक है तो उसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट ही हो जाएगा। अगर डाइबेसिक है तो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय 2 हो जाएगा, और इसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बेस के लिए भी हम इक्विवेलेंट वेट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम डिफाइन करते हैं एसिडिटी ऑफ ए बेस, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी। बेस की एसिडिटी एसिडिटी ऑफ ए बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। किसी भी बेस की एसिडिटी नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन गिवन बाय 1 molecule of base in solution in water। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयोनाइज होकर सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो ये बेरियम आयन प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन देगा। लेकिन अगर कहीं सोडियम ऑक्साइड आ जाए तो ये भी एक बेस है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड सब बेस होते हैं। तो इसमें तो हाइड्रोक्साइड दिख नहीं रहा है, तो इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन दिखाएंगे और तब ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा और ये 2 सोडियम आयन और 2 हाइड्रोक्साइड आयन देगा। और इसी तरह से अगर हम क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, इसे अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कैल्शियम आयन प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो एसिडिटी क्या हुआ बेस का? नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस, यही एसिडिटी है। यानी कि एसिडिटी यहां पे 1 है, 2 है, 2 है, 2 है। तो एक लाइन लिख सकते हैं, एसिडिटी इज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश्ड बाय, फर्निश मतलब गिवन, बाय 1 molecule of base in aqueous solution। और अगर एसिडिटी मालूम हो तो बेस का इक्विवेलेंट वेट हम एसिडिटी के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस विल बी इट्स मोलर मास
डिवाइडेड बाय एसिडिटी। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, बेस का इक्विवेलेंट वेट मोलर मास अपॉन एसिडिटी, और इस तरह से हम एसिड बेस का इक्विवेलेंट वेट डिफाइन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बेस जानने के बाद अब हम डिफाइन कर सकते हैं यहां पे द मोस्ट एबेटेड कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज नॉर्मल टी। नॉर्मल टी को डिफाइन करते हैं जरा। नॉर्मल टी जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके कोर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल नॉर्मलिटी है, प्रोवाइडेड इसे यूज करने आना चाहिए। नॉर्मलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट in 1 liter of solution. What is normality? It is number of gram equivalent, number of gram equivalent of solute in 1 liter of सॉल्यूशन। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि सपोज करो हमारे पास बीकर में एक सॉल्यूशन है जिसे हमने प्रिपेयर किया है, और इसके प्रिपरेशन के लिए हमने EQ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इतने इक्विवेलेंट किसी सॉल्यूट का डिसॉल्व कर दिया और V लीटर सॉल्यूशन बना दिया। तो V लीटर हैज EQ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। So 1 liter will have EQ upon V equivalent and number of solute in 1 liter is called normality. So normality is number of equivalent upon volume and it is very much like molarity. सिर्फ डिफरेंस ये है कि मोलरिटी में न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल होता है, नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है। तो नॉर्मलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी कि अगर हमारे पास नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट और वॉल्यूम में कोई भी दो चीज मालूम हो तो तीसरा हम मालूम कर सकते हैं। याद रहे वॉल्यूम लीटर में है। So normality is equal to number of gram equivalent divided by volume in liter. क्लियर है? तो हम पहले अब कुछ नॉर्मलिटी पे कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मलिटी का मोलरिटी के साथ रिलेशन देखेंगे और फिर इसे हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में अप्लाई करेंगे, देखेंगे ये काम कैसे करता है। तो आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल से प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है डिटरमिन नॉर्मलिटी ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। क्या क्वेश्चन है? डिटरमिन normality of a sulfuric acid solution, H2SO4 solution
whose density is 1.6 gram per ml and it contain 49% sulfuric acid by mass. क्या दिया है? एक सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी दिया है, परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया है, इसको लेके हमें नॉर्मलिटी मालूम करना है। नॉर्मलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वही स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट करेंगे जो मोलरिटी में किए थे। हम 1 लीटर सोल्यूशन कंसीडर कर लेंगे और 1 लीटर सोल्यूशन में अगर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट मालूम कर लें तो वही नॉर्मलिटी हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम पहले ही हमने 1 लीटर ले लिया है। तो ऐसा करते हैं, लेट अस कंसीडर 1 लीटर सोल्यूशन। अब इसमें केवल हमें इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मालूम करना रह गया, मालूम कर लें तो वही हो जाएगा नॉर्मलिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी व्हाट? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम 1 लीटर 1000 ml, डेंसिटी 1.6 ग्राम पर ml। So 1000 into 1.6, volume into density 1600 gram, that is mass of solution। हमें तो सोल्यूट के इक्विवेलेंट पता करने हैं, तो पहले सोल्यूट का मास मालूम कर लेते हैं। So mass of sulfuric acid will be how much? It will be 1600 का 49%, so it is 16 into 49 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक एसिड है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है? 98 डिवाइडेड बाय 2 49। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मोल से याद रखना, नंबर ऑफ मोल होता है मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मास को इक्विवेलेंट मास से जब हम डिवाइड करेंगे तो मास इसका कितना आया था? 16 into 49, इक्विवेलेंट मास 49, कैंसिल 16 इक्विवेलेंट। 16 equivalent sulfuric acid in what volume? 1 liter, and number of gram equivalent in 1 liter is normality. Therefore, normality of the solution is 16. So this sulfuric acid solution is 16 normal. ये बात समझ में आया हम सबको? एक और करके देखते हैं। सपोज करो कुछ इस तरह से दिया गया है, एक सिचुएशन है, कह डिटरमिन mass percentage of oxalic acid। oxalic acid is H2C2O4। क्या पढ़ते हैं इसको? ऑक्जेलिक एसिड ये एक डाइबेसिक एसिड होता है। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन इट्स eight normal solution if density of solution is 1.2
2 ग्राम पर ml। अब देखो, इस बार नॉर्मलिटी दिया है, डेंसिटी दिया है, मास परसेंटेज पूछा है। सो नॉर्मलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हम 1 लीटर सोल्यूशन को कंसीडर कर लेते हैं। अगर 1 लीटर सोल्यूशन को हम कंसीडर कर लें, 1 लीटर सोल्यूशन, तो नॉर्मलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो अगर 1 लीटर सोल्यूशन लेंगे तो नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बन जाएगा 8 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। यानी कि इस सॉल्यूशन में ऑक्जेलिक एसिड का मास आ जाएगा, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड बच्चे ऐसे लिखते हैं, ये है ऑक्जेलिक एसिड और इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसीलिए मैंने डाइबेसिक लिखा है। इसका मोलर मास है 90, इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, डाइबेसिक एसिड 90/2 45। इसलिए मास ऑफ एसिड इन 1 लीटर क्या हो जाएगा, 8 इक्विवेलेंट। तो मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट मास, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में, तो मास आ जाएगा। सो मास ऑफ एसिड विल बी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट मास। Number of equivalent is 8, equivalent mass is 45, so it is how much? It is 360 ग्राम, I think, है ना? $360 ग्राम। मास ऑफ एसिड, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया था 1.2 ग्राम, सो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी हाउ मच, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1000 ml into 1.2 ग्राम पर ml, so it is 1200 ग्राम। सॉल्यूशन का मास पता है, उसमें एसिड का मास पता है, तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड will be what? It will be 360 divided by 1200 into 100. Correct? So how much? 30%. So this solution has 30% oxalic acid. तो इस तरह से हम नॉर्मलिटी पे कैलकुलेशन करते हैं। अब आ जाओ, नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रिलेशन एसिड बेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन होता है, जरा सा हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। So relation between normality and molarity। अगर हम एसिड की बात करें तो सबसे पहले तो मोलरिटी क्या होता है, N/V, और नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। तो अगर हम नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी लिखें
नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी, वॉल्यूम टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम सॉल्यूशन में आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सेम ही होगा दोनों के लिए। तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल। अच्छा, हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और नंबर ऑफ मोल क्या था? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास। तो यहां से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल, मास कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कुछ और नहीं, बेसिसिटी है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो अगर उस रिलेशन को यहां पे लाके रखें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ये कुछ और नहीं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट है, जो कि बेसिसिटी है। ये बात समझ में आई सबको? यानी कि अगर हम बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें मोलरिटी को तो नॉर्मलिटी आ जाएगा, और नॉर्मलिटी को अगर बेसिसिटी से डिवाइड कर दें तो मोलरिटी आ जाएगा। जैसे कि अगर कहीं पे आता है 2.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, 2.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, हम इसकी नॉर्मलिटी में कन्वर्जन चाहते हैं, तो नॉर्मलिटी इज व्हाट? नॉर्मलिटी इज मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय बेसिसिटी। मोलरिटी को बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिसिटी है 2, तो जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बताओ ये 5 नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं? और अगर कहीं पे 6 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड है और हम इसकी मोलरिटी जानना चाहते हैं, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा? मोलरिटी हो जाएगा नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, नॉर्मलिटी इज 6 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 3 मोलर। इस तरह से हम नॉर्मलिटी मोलरिटी में इंटर कन्वर्जन करेंगे। सिमिलरली फॉर बेस नॉर्मलिटी फॉर बेस, मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन हो जाएगा? बेसिसिटी के जगह एसिडिटी आ जाएगा। नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी विल बी एसिडिटी। मीन्स अगर कहीं पे 1.5 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो ये 3 नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मलिटी मोलरिटी इंटू एसिडिटी, इसकी एसिडिटी 2 है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्साइड हैं, और 5 नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2.5 मोलर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय एसिडिटी विल बी मोलरिटी। तो इस तरह से हम एसिड बेस का नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, उसको मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोलरिटी दिया हो तो नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन से इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक सिंपल से डायरेक्ट से क्वेश्चन से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। कहा जा रहा है कि if 15 ml 2 molar sulfuric acid and 35 ml 4 normal sulfuric acid, 4 नॉर्मल ले लो, 5 नॉर्मल ले लो, H2SO4 are mixed
what would be molarity and normality of final solution। अब देखो, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, एक की नॉर्मलिटी गिवन है, एक की मोलरिटी। तो मिक्सिंग फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, यानी कि या तो दोनों मोलरिटी हो या दोनों नॉर्मलिटी हो। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम मोलरिटी से चलें तो हम उस नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कर देंगे। 5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड विल बी 2.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। और अब हम M1V1 M2 V2 M3 V3 लगा लेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी आ जाएगी और बाद में उसको हम नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। M1 2, V1 50, M2 2.5, V2 35, M3 unknown, V3 50। तो यहां से M3 कितना आ जाएगा? 15 इंटू 2 30 और 2.5 इंटू 35, 2.5 इंटू 35 87.5 प्लस 30 117.5 117.5 अपॉन 50 डिवाइडेड बाय 50, it is 2.35 मोलर फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी। अगर नॉर्मलिटी में चाहते हैं करना इसको तो हम इसको इनफैक्ट इसको एसिडिटी से बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नॉर्मलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन विल बी व्हाट? 2.35 इंटू 2 इट विल बी 4.7 नॉर्मल। वैसे हम नॉर्मलिटी से भी कर सकते थे। हम इस मोलरिटी को लिख सकते थे 4 नॉर्मल और फिर फॉर्मूला लगा देते N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3, तो फाइनल नॉर्मलिटी आ जाता और बाद में उसको 2 से डिवाइड कर देते तो फाइनल मोलरिटी आ जाता, वही आंसर आता। तो इस तरह से हम एसिड बेस की नॉर्मलिटी को मैनिपुलेट करते हैं। अब लास्ट स्टेप, इसका एप्लीकेशन कुछ कैलकुलेशन में, कुछ एसिड बेस टाइट्रेशन में, न्यूट्रलाइजेशन में इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ये एक्चुअली किस लिए पढ़ा जाता है, ये काम कैसे करता है, तब पता चलेगा इसका वैल्यू, इसका सिग्निफिकेंस। तो देखें जरा, एक सिंपल सा सिचुएशन देखो। एक क्वेश्चन है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ए 2.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड would be required to neutralize completely 50 ml 3 molar NaOH सॉल्यूशन। अब देखो, एक तो तरीका है कि हम
सल्फ्यूरिक एसिड NaOH का रिएक्शन लिखें, बैलेंस करें और मोल कॉन्सेप्ट लगाएं। दूसरा तरीका है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस लगा लें कि जितने इक्विवेलेंट बेस के हैं उतने ही इक्विवेलेंट एसिड के चाहिए होगा, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है रिएक्शन में सबके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। तो इक्विवेलेंट ऑफ बेस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अब जाके देखो, नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। यानी कि अगर बेस का नॉर्मलिटी को बेस के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें N1V1 तो ये बेस का इक्विवेलेंट हो जाएगा, और एसिड के नॉर्मलिटी को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें N2V2 तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये इक्वल होगा। इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। एक और बात कि सपोज करो हमारे पास 50 ml 0.2 नॉर्मल कोई एसिड है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी इज 0.2, लेकिन वॉल्यूम तो लीटर में होता है तो 50/1000 ये हो जाएगा 50 इंटू 0.2 10 इंटू 10 का पावर -3 इक्विवेलेंट, और इसके लिए हम लिख लेंगे मिली टर्म, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 मिली इक्विवेलेंट, जिसको हम सिंपल MEQ लिखते हैं, मिली इक्विवेलेंट 10 MEQ। क्या सीखा हमने कि नॉर्मलिटी को अगर वॉल्यूम इन मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा मिली इक्विवेलेंट, वैसे ही जैसे कि मोलरिटी को मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करने पे मिली मोल मिलता था। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलरिटी दिया है, H2SO4 का मोलरिटी है 2.5, तो नॉर्मलिटी बताओ ये 5 हो जाएगा कि नहीं। NaOH की मोलरिटी है 3, ये 3 नॉर्मल ही होगा क्योंकि इसकी एसिडिटी 1 है। अब सिंपली अप्लाई करो N1V1 N2V2। एसिड को ले लेते हैं फर्स्ट, सो 5N1 इंटू V1 अननोन इज इक्वल टू N2 इंटू V2, 3 into 50. So V1 is what? 30 ml. Means 30 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम ऐड करेंगे उस बेस में तो वो पूरा पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आपको समझाने के लिए मैंने इतना लंबा रास्ता लिया, अगर आप समझ गए हैं तो ये 10 सेकंड का काम था। आप यहीं पे कहते हैं 2.5 मोलर का मतलब 5 नॉर्मल इंटू इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू नॉर्मलिटी 3 इंटू वॉल्यूम 50। न रिएक्शन लिखना है, न बैलेंसिंग करना है, न कुछ करना है, और सीधा हम मोलरिटी को सॉल्व कर लेंगे, सीधा हम टाइट्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो एक और क्वेश्चन पे इसे अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन है, करा है 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट, क्या फॉर्मूला होगा? H2C2O4.2H2O, और ये एक डाइबेसिक एसिड है। इज dissolved in water, dissolved in
water to produce 100 ml solution. If its 20 ml is neutralized by 1.6 molar NaOH solution, what volume of base will be required? ये है क्वेश्चन कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ बेस विल बी रिक्वायर्ड। अब सबसे पहले तो हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी मालूम करनी होगी, तभी हम N1V1 N2V2 लगा सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट H2C2O4.2H2O का मोलर मास अगर हम देखें तो ये 126 ग्राम आ रहा है और इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 63 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया तो गिवन मास में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी आ जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी 6.3 divided by 63, so it is 0.1 equivalent। वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किया था? 100 ml में। वॉल्यूम 0.1 लीटर, वॉल्यूम आ गया 0.1 लीटर। सो नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विल बी व्हाट? Number of equivalent upon volume. Number of equivalent 0.1, volume is 0.1, so it is 1 normal। नॉर्मलिटी आ गया तो अब तो डायरेक्ट क्या करना है? N1V1 इज इक्वल टू N2V2, लेकिन ये टाइट्रेशन जो कर रहे हैं ये 20 ml पे कर रहे हैं। सो N1 एसिड का ले लेते हैं 1 into 20 N1V1 इज इक्वल टू N2 1.6 into V2। सो V2 विल बी व्हाट? V2 विल बी 20 upon 1.6। जीरो करके डेसिमल को रिमूव कर दो, 8 2 16, 8 से 25, सो इट इज 12.5 ml NaOH। इस तरह से हम नॉर्मलिटी को यूज करेंगे तो रिएक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक बड़ी डिफिकल्ट सी बुक आती है एक्सक्लूसिवली आईआईटी प्रिपरेशन के लिए, एसेंशियल फिजिकल केमिस्ट्री बाय अरिहंत पब्लिकेशन। अगर आप देखेंगे उसको, एसेंशियल फिजिकल केमिस्ट्री बाय अरिहंत पब्लिकेशन रिटन बाय रंजीत शाही, तो उसका चैप्टर नंबर 2 का नाम ही है इक्विवेलेंट वेट एंड एसिड बेस टाइट्रेशन और वो 50 पेज का चैप्टर है। बट यहां पे अभी इसमें हम उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। अगर आपकी डिमांड होगी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो इसमें और बहुत कुछ करने के लिए हैं। रोल ऑफ इंडिकेटर, रोल ऑफ डबल इंडिकेटर, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मिक्सचर का एनालिसिस, बट हम इसको अभी यहाँ पे थोड़ा विराम दे रहे हैं। इसके बाद अब इसमें हम कुछ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करेंगे जिसमें प्रेसिपिटेट का मास वगैरह निकालना और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे एक लेक्चर में, और उसके बाद फिर एक लास्ट में
गैसियस वॉल्यूम से कैसे मैनिपुलेशन करते हैं हम स्टोइकियोमेट्री में, जिसको यूडियोमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। तो 2 और लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो समझ लो कि मेजर पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।